जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि इस लॉकडाउन में आप सभी घर में स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जैसा कि आपको पहले बताया था मैंने कि आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा एग्रीकल्चर का जो चैप्टर है वो रहेगा। इस चैप्टर को हम 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। आज का जो लेक्चर रहेगा इसमें हम एग्रीकल्चर का जनरल इंट्रोडक्शन, एग्रीकल्चर क्या है, टाइप्स ऑफ फार्मिंग और कितने भारत में किस किस टाइम पर कौन कौन सी फसलें बोई जाती हैं। दूसरे लेक्चर में जो जितने भी मेजर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं या मेजर एग्रीकल्चर क्रॉप्स हैं उनकी जियोग्राफिकल रिक्वायरमेंट्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एग्रीकल्चर की। प्यारे बच्चों, मेरी नज़र में CBSE जियोग्राफी की जो बुक है 10th क्लास की, उसमें सबसे आसान टॉपिक है एग्रीकल्चर का। आखिर क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री इज इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी। देश की ज़्यादातर जनसंख्या एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है। अगर हम सेंसस 2011 के आंकड़े देखें तो 2/3 पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री इज इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। तो जो देश की 2/3 जनसंख्या अपने जीवन यापन के लिए जो काम करती है उसको समझना हमारे लिए बहुत आसान होगा। और अगर हम अपनी अर्थव्यवस्था को भी देखें, इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री, यानी हमारी अर्थव्यवस्था भी जो है एग्रीकल्चर पर बेस्ड है। सेकेंड पॉइंट, 2/3 ऑफ आवर पॉपुलेशन इज इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। 2/3 जनसंख्या एग्रीकल्चर में इंगेज है। एग्रीकल्चर इज प्राइमरी एक्टिविटी। एग्रीकल्चर क्या है? प्राइमरी एक्टिविटी है। यानी प्राइमरी एक्टिविटी का मतलब है इकोनॉमिकल टर्म्स है कि इकोनॉमिक्स में एक्टिविटी को जो है 3 तरीक़ों से डिवाइड किया गया है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी। तो उसके हिसाब से एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री प्राइमरी एक्टिविटी में काउंट होती है। और एग्रीकल्चर का दूसरा महत्वपूर्ण बात क्या है? एग्रीकल्चर आल्सो प्रोवाइड रॉ मटेरियल्स टू मेनी इंडस्ट्रीज। एग्रीकल्चर जो है हमें अनाज ही नहीं देती, एग्रीकल्चर बहुत सी ऐसी इंडस्ट्रीज़ को हमें ये प्रोवाइड करवाती है कि रॉ मटेरियल, जैसे शुगर इंडस्ट्री है, शुगर केन कहाँ से मिलेगा उनको? उनका रॉ मटेरियल शुगर केन है, तो शुगर केन जो है वहाँ हमें मिलता है एग्रीकल्चर से। अब हम बात करते हैं डेफिनेशन की। डेफिनेशन, परिभाषा क्या होगी? एग्रीकल्चर की परिभाषा बड़ी आसान है। एग्रीकल्चर इज साइंस एंड आर्ट्स ऑफ कल्टिवेटिंग द सोइल। जो कृषि है वो साइंस भी है और आर्ट भी है। क्या करने में? मिट्टी को जोतने का, जिससे हम फसल उगाते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फार्मिंग। फार्मिंग कितने प्रकार की होती है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग की। प्यारे बच्चों, आप ध्यान रखना, अब मैं जो आगे बताऊँगा ये 3 पॉइंट्स में बताऊँगा, क्योंकि आपको पता होगा CBSE के एग्जाम में इस चैप्टर से 3 नंबर का क्वेश्चन अगर आए तो कौन कौन से किस 3 नंबर के क्वेश्चन के लिए हमें 3 पॉइंट लिखने जरूरी होते हैं। तो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इसमें आप साथ के साथ नोट्स में भी आपको ये मदद करेगा। तो इसमें पहला पॉइंट क्या होगा? दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड ऑन स्मॉल पैचेज ऑफ लैंड विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव टूल्स। ये जो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है वो कैसे होगी? छोटे छोटे ज़मीन के टुकड़े पर, और हेल्प किसकी ली जाएगी? जो हमारे ट्रेडिशनल टूल्स हैं उनकी मदद ली जाएगी। सेकेंड पॉइंट क्या होगा? दिस टाइप ऑफ फार्मिंग टोटली डिपेंड्स अप टू मानसून। फसल कैसी होगी, अच्छी होगी, बुरी होगी, तो ये सब टोटली किस पर डिपेंड करता है? मॉनसून पर डिपेंड करता है। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग देर इज़ नो नीड ऑफ मशीन वर्क, ओनली डिपेंड्स ऑन ह्यूमन लेबर। और ह्यूमन लेबर में भी ये ध्यान दें, ऑल द फैमिली मेम्बर्स, जो परिवार में जितने भी सदस्य होंगे वही अपने खेतों में काम कर लेते हैं। अब दूसरा है इसमें शिफ्टिंग कल्टीवेशन। इसके अराउंड द वर्ल्ड अलग अलग नाम है, जिनमें ज़्यादातर स्लेशन बर्न, शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड जूमिंग कल्टीवेशन हम इसको कह सकते हैं। तो इसका एक प्रोसेस क्या होता है? मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो फार्मर फैमिली होती है वो क्या करते हैं? एक पैच ऑफ लैंड को क्लियर करते हैं और उसके बाद उसमें फूड क्रॉप्स को प्रोड्यूस करते हैं। किस लिए? टू फुलफिल देयर फैमिली रिक्वायरमेंट। तो ये तो इसका प्रोसेस होता है। अब इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्यों कहते हैं भाई? तो इसकी एक वजह है, जब मिट्टी, व्हेन द सॉइल
लॉस देयर फर्टिलिटी, जब मिट्टी अपनी फर्टिलिटी को खो देता है तो फार्मर एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट होता है, इसलिए इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं। थर्ड है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब क्या होता है कि पहला पॉइंट, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन एरिया ऑफ हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड, जहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन हो। अगर हम भारत में देखें तो यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, पंजाब आदि जो क्षेत्र हैं वो इस तरीके की प्रैक्टिस करते हैं फार्मिंग में। इसमें क्या होता है, मोस्ट ऑफ द फार्मर यूज़ लेबर एंड मशीन। अपनी खेती को कंप्लीट करने के लिए जो प्रोडक्टिविटी है या हार्वेस्टिंग है, इन सब कामों के लिए मशीनों का, इन सब लेबर का प्रयोग करती है। थर्ड पॉइंट, इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग फर्टिलाइज़र एंड इरिगेशन यूज़। जो केमिकल फर्टिलाइज़र है, केमिकल फर्टिलाइज़र हम क्यों यूज़ करते हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। और फैसिलिटी ऑफ इरिगेशन, समय समय पर सिंचाई भी की जाती है, यानी ये खेती टोटली मानसून पर निर्भर नहीं करती। जो नेचुरल सोर्स ऑफ इरिगेशन है, जैसे नहर हो गई, कुआं हो गया, ट्यूबवेल हो गई, उससे ये सिंचाई अपनी फसल की करते हैं। कॉमर्शियल फार्मिंग, कॉमर्शियल फार्मिंग वाणिज्य के लिए, व्यापार के लिए की जाती है। इसके जो कई बार मेन कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी जाती है, विशेषता क्या है, तो इसकी दो विशेषता खासकर है। इन कॉमर्शियल फार्मिंग फार्मर यूज HYV सीड्स, HYV सीड्स का यूज़ किया जाता है। सेकंड, यूज केमिकल फर्टिलाइज़र, किसके लिए, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन हायर प्रोडक्टिविटी, ज़्यादा से ज़्यादा अनाज पैदा किया जाए, इसके लिए केमिकल फर्टिलाइज़र का भी यूज़ किया जाता है। कॉमर्शियल फार्मिंग में एक टाइप और आता है, उसके हम प्लांटेशन फार्मिंग कहते हैं। प्लांटेशन फार्मिंग क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग ए सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन लार्ज एरिया। अगर हम प्लांटेशन फार्मिंग की डेफिनेशन देखें तो क्या होगी कि इन प्लांटेशन फार्मिंग ए सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन लार्ज एरिया। जैसे टी कल्टीवेशन है, वो एक बहुत बड़े क्षेत्र में, जैसे आसाम के बागानों के बारे में हमने सुना है, बहुत बड़े क्षेत्र में सिर्फ टी की कल्टीवेशन की जाती है। ये था टाइप्स ऑफ फार्मिंग। अब हम बात करते हैं क्रॉपिंग पैटर्न, जैसे हम क्रॉपिंग सीजन्स की, भारत में कौन कौन से सीजन्स होते हैं। जनरली हम जानते हैं, हमने पढ़ा भी है कि देर आर 3 क्रॉपिंग सीजन्स इन इंडिया। 3 क्रॉपिंग सीजन कौन कौन से हैं, रबी क्रॉप्स आर सोन इन विंटर फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर। कब बोई जाएगी ये, विंटर में, कब से लेकर, अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक इसकी बुआई होती है। यानी भारत के अलग अलग हिस्सों में अगर रबी क्रॉप बोई जा रही है तो अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक की बोई जाती है। और कब हार्वेस्टेड होगी, अप्रैल से लेकर जून तक। और इसकी जो मेजर क्रॉप है वो है व्हीट, ग्राम, मस्टर्ड, ये इसकी मेजर क्रॉप है। सेकंड जो है वो है खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप आर ग्रोन विद द ऑनसेट ऑफ मानसून। ये कब बोई जाएगी, मानसून के आने पर। यानी ये टोटली डिपेंड करती है, मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स ऑफ खरीफ क्रॉप डिपेंड्स ऑन मानसून। और हार्वेस्टेड होगी सितंबर अक्टूबर में। यहाँ ध्यान दें, कब बोई जा रही है, मानसून के आने पर। भारत में मानसून जून में आना स्टार्ट हो जाता है, यानी जून जुलाई में बोई जा रही है। और कब काटी जाएगी, सितंबर अक्टूबर में। मेजर क्रॉप कौन कौन सी है, नंबर 1 है राइस, नंबर 2 मेज, नंबर 3 बाजरा, नंबर 4 ग्राउंडनट और 5th कॉटन भी है। अब जायद सीजन, अब जो दोनों रबी और खरीफ के बीच जो समर में टाइम बचता है उसमें जायद सीजन की फसलें उगाई जाती हैं। इसमें जो 2 महत्वपूर्ण हैं, वाटरमेलन और मस्क मेलन, ये इसका मुख्य रूप है। प्यारे बच्चों, आपको इसमें एक बहुत ही शॉर्ट टॉपिक है जो कई बार बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो है भूदान ग्रामदान। इसमें देखिए क्या है कि महात्मा गांधी भारत में जब तक रहे उन्होंने राम राज्य की बात कही। 23 जनवरी 1948, 13 जनवरी 1948 को उनकी हत्या कर दी गई। उससे पहले महात्मा गांधी ने आचार्य विनोबा भावे, ध्यान दें, आचार्य विनोबा भावे उनके स्पिरिचुअल हेयर थे, जो आध्यात्मिक उत्तराधिकारी, जो उनकी विचारधारा की थी, वो भारत में जगह जगह कोने कोने में फैलाने की जिम्मेदारी किसकी थी, आचार्य विनोबा भावे की। विनोबा भावे अंडरटुक पद यात्रा टू स्प्रेड गांधी जी मैसेज टू एंटायर कंट्री। और उन्होंने क्या किया,
पद यात्रा पूरे देश में निकाली। किस काम के लिए? गांधी जी का जो राम राज्य स्वराज्य का जो मैसेज था उसको देश के कोने कोने में फैलाने के लिए पद यात्रा निकाली। एक बार क्या हुआ, वंस विनोबा भावे डिलीवरिंग ए लेक्चर, एक लेक्चर दे रहे थे। कहाँ पर? ध्यान दें, आंध्र प्रदेश में। कहाँ लेक्चर दे रहे थे? आंध्र प्रदेश में। तो कुछ किसान खड़े हुए और कहा कि वी नीड सम लैंड टू इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ आवर्स एंड कंट्री। हमें भी अगर कुछ ज़मीन मिल जाए तो देश की आर्थिक व्यवस्था में और स्पेशली हमारी आर्थिक व्यवस्था में भी हम अपना योगदान दे सकते हैं। तो उस वक्त तो विनोबा भावे ने, एट दैट टाइम विनोबा भावे ने कहा कि भाई मैं अभी आपसे कोई वादा नहीं कर सकता, परंतु मैं इस मामले में सरकार से बात करूंगा। परंतु वहाँ अचानक की एक किसान जिनके पास बहुत ज़मीन थी, श्री रामचंद्र रेड्डी, वो खड़े हुए और उन्होंने एट दैट टाइम तत्काल ही अपनी 80 एकड़ ज़मीन दान में दे दी। और ये एक्ट जो श्री रामचंद्र रेड्डी ने आचार्य विनोबा भावे से प्रेरित होकर जो अपनी 80 एकड़ ज़मीन डोनेट की, इसे हम भूदान ग्रामदान के नाम से जानते हैं। भारत के इतिहास में ये ब्लडलेस रिवॉल्यूशन भी कहलाता। तो आज का जो चैप्टर था, मैंने इस चैप्टर को 2 हिस्सों में बांटा है बच्चों। पहले में सिर्फ जनरल इंट्रोडक्शन रखा है जो इस वीडियो लेक्चर में, ऑडियो वीडियो लेक्चर में रहेगा, जिसमें हमें एग्रीकल्चर के बारे में, टाइप्स ऑफ एग फार्मिंग और सीजन्स के बारे में पता है। अब हम अगले लेक्चर में जो है उसका जो जितनी भी मेजर क्रॉप है अपनी, जैसे फूड ग्रेन्स है, राइस, वीट, मेजर तो यही है जो खाते हैं। फिर शुगर केन हो गया, टी, कॉफ़ी हो गया, उनमें कहाँ होती है, कितनी बारिश चाहिए, कितनी मिट्टी चाहिए, उस पर चर्चा करेंगे। और कोशिश करूँगा कि मैं एक टेबल के माध्यम से उसको आपके पास पहुँचा सकूँ, जिसको पढ़ने में और नोट्स बनाने में आसानी रहेगी। तो उम्मीद करता हूँ वापस आप अपने घर में रहें, लॉकडाउन का पालन करें, मस्त रहें, घर पर रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।